नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को हमने अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया था, जिसके तहत बात की जाए तो एक तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन है, उसके अलावा दूसरा सम्राट अशोक का प्रशासन है, जिसके तहत हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की अगर बात की जाए तो दो संस्थाओं का हमने उल्लेख किया था पिछली क्लास में। एक तो मंत्री परिषद है और दूसरी मंत्रिण। अब ये दो संस्थाएं होती थी, इनके जो सहयोग से या परामर्श से अगर बात की जाए तो राजा शासन को संचालित करता था चंद्रगुप्त मौर्य। इन संस्थाओं की अहम भूमिका हमें देखने को मिलती है, जिसका उल्लेख हमें जो कौटिल्य है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है, जिसके तहत हमने बात की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लगभग 16 बृहस्पति ने बताई है, कौटिल्य ने आवश्यकता अनुसार बताई है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो मंत्रिण के सदस्यों की संख्या 3 से 4 होती थी, जिसके तहत युवराज था, सेनापति था, प्रधानमंत्री था और सन्निधाता था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बजाय इनका पद उच्च होता था। किसका? मंत्रिण के सदस्यों की। इनकी संख्या भी सीमित है और इनके वेतन के बारे में हमने जिक्र किया। मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन जो 12,000 पौंड वार्षिक होता था और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का 12,000 पौंड वार्षिक और मंत्रिण के सदस्यों का जो 48,000 पौंड वार्षिक होता था। तो ये हमने शासन में जो सहायक संस्थाओं के बारे में जिक्र किया। इसके अलावा अगर बात की जाए कौटिल्य के द्वारा जो अपने अर्थशास्त्र में 18 पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया। पदाधिकारी तुम ये समझो कि उच्च श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स की अगर बात की जाए, जो ऑफिसर्स होते थे जिनके सहायता से जो शासन संचालित ऑफिसर्स की, जैसे कि वर्तमान समय तुम्हें कलेक्टर से तुलना कर लो, जो ऑफिसर्स है इनकी सहायता से जो क्या है शासन संचालित होता था। अब ये कौटिल्य के द्वारा जो अपने अर्थशास्त्र में है, जो बात की जाए जो ग्रंथ जिसके द्वारा लिखा गया चाणक्य के द्वारा, उसमें 18 ऐसे उच्च श्रेणी के अधिकारियों का उल्लेख किया है और इन उच्च श्रेणी के अधिकारियों को तीर्थ भी कहा गया है। कौटिल्य के द्वारा इन्हें तीर्थ भी कहा गया। अब इनका जो अलग अलग कार्य था, डिपार्टमेंट था, ये जो शासन संचालन में जो राजा की सहायता करते थे, इनको अलग अलग जो कार्यभार दिया हुआ था। संभवतः इन्हीं में से, इन 18 तीर्थों में से ही मंत्रिपरिषद के सदस्य नियुक्त किए जाते होंगे और इन्हीं में से जो मंत्रिण है दूसरी संस्था, उनके सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। यानी कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं वो इन 18 तीर्थों में से होते थे। तीर्थ बोले तो उच्च श्रेणी के अधिकारी, और जो बात की जाए मंत्री है, विशेष तो तुम साधारण भाषा में ये मुख्य मंत्री होते थे, इन्हीं का मंत्रिपरिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्ति होती थी। और इन्हीं की जो बात की जाए, इन्हीं सदस्यों में से जो मंत्रिण के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति होती थी। अब इनके जो अलग अलग कार्य होते थे और इनको अलग अलग जो विभाग दिया हुआ था। उसके अलावा जो अमात्य भी, हमें जो मौर्य काल के दौरान अमात्य शब्द भी देखने को मिलता है। अमात्य भी किसे कहा जाता है? उच्च पदाधिकारी या मंत्री को ही अमात्य कहा जाता है। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उल्लेख करेंगे हम इन 18 तीर्थों के नाम क्या है, उन पदाधिकारियों यानी कि ऑफिसर्स के नाम हमें क्या देखने को मिलते हैं और इनको क्या क्या कार्यभार। तो इनकी सदस्य संख्या बात की जाए 18 बताई गई है और इन्हीं में से बात की जाए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुन लिया जाता था, मंत्रिपरिषद, और इन्हीं में से तुम बात करो मंत्रिण। ये सदस्य जो 18 हैं इन्हीं में से चुन लिए जाते थे। अब इनका उल्लेख है, इनके अलग अलग डिपार्टमेंट बोले तो विभाग, भाई इनको सौंपा जाता है ना काम कि तुम्हें ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसी अनुसार इनके अलग अलग कार्य होते हैं। एक तो मंत्री व पुरोहित का पद होता है, ये पोस्ट होती है। अब इस पे तो संभवतः कौन था, तुम्हारे जो प्रधानमंत्री होता था, जो राज्य का मंत्री है, जो प्रधान पुरोहित होता था। प्रधान पुरोहित व मंत्री जो हाईएस्ट बात की जाए तो उसका पद तो ये संभवतः कौटिल्य के पास ही रहा है। किसके पास? चाणक्य के पास ही रहा है। ये प्रधानमंत्री व प्रमुख धर्माधिकारी होता था, धर्म का प्रमुख अधिकारी, राज्य का सर्वश्रेष्ठ जो धर्म अधिकारी होता था वही। और ये किसके पास रहता है? संभवतः चाणक्य के पास ही रहता है, कौटिल्य के पास ही। अब दूसरे पद की बात की जाए
तो ये समाहर्ता, समाहर्ता का उल्लेख मिलता है। अब इसका काम क्या होता था, ये जो राजस्व रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स होता है, रेवेन्यू कह दो चाहे टैक्स कह दो, ये टैक्स है, इसको संपूर्ण राज्य से एकत्रित करने का काम किसका होता था, जिम्मेदारी इसको समाहर्ता की ये जिम्मेदारी होती थी। ये राजस्व यानी कि कर एकत्रित करता था और उसका लेखा जोखा इसके पास रहता था। दूसरा बात की जाए सन्निधाता होता था। ये अगले अगर बात की जाए पदाधिकारी ऑफिसर की बात की जाए तो ये इसका सन्निधाता कौन होता, कोषाध्यक्ष यानी खजाने का प्रमुख होता। कोष यानी खजाना ही तो होता है, कोष का मतलब क्या होता है, खजाना। अब खजाना, सारा खजाना इसके नियंत्रण में रहता था, जो सन्निधाता होता था। अब दूसरा अगला बात की जाए सेनापति। सेनापति का कार्य क्या होता था, ये युद्ध विभाग का प्रधानमंत्री होता था। युद्धों के संचालन से संबंधित जिम्मेदारी और युद्धों की कार्रवाई और ये सारी जिम्मेदारियां किसके अधीन थी, ये सेनापति के अधीन होती थी, युद्धों से संबंधित संपूर्ण जिम्मेदारियां। उसके अलावा युवराज, युवराज कौन होता था, जो राजा का होने वाला उत्तराधिकारी यानी कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था उसे युवराज का दर्जा दिया जाता था। अब ये एक अधिकारी के रूप में, ऑफिसर के रूप में ही काम कर रहा है। उसके अलावा जो अगला प्रदेष्टा होता है, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालयों का प्रधान होता है। फौजदारी जो लड़ाई झगड़े से संबंधित जो होते हैं, विवाद होते हैं, जो बात की जाए उन विवादों का प्रधान न्यायाधीश कौन होता है, प्रदेष्टा होता है। उनका कार्य इसे सौंपा जाता है और ये जो न्यायालयों में कार्य करते हैं, जो प्रदेष्टा होते हैं, फौजदारी न्यायालयों का प्रमुख प्रधान होता है। उसके अलावा व्यवहारिक होता है दीवानी। दीवानी जो लेन देन से संबंधित है, पैसों का विवाद है, उससे संबंधित जो न्यायालय होता है उसे दीवानी न्यायालय कहते हैं। और इसका प्रमुख न्यायाधीश कौन होता था, व्यवहारिक होता था, ये प्रधान होता था। बात की जाए तो दीवानी न्यायालयों का प्रधान होता था और इनको न्याय से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी इनको दी जाती थी। अब उसके अलावा बात करें नायक। ये नायक जो पदाधिकारी है, ऑफिसर्स है, इसका काम क्या होता, सेना का मुख्य संचालक होता था। युद्धकालीन परिस्थितियों में जो सेना का संचालन किया जाता था या सेना को दिशा निर्देश की बात की जाए, जो गाइडेंस दिए जाते थे, इंस्ट्रक्शन जो जारी किए जाते थे, वो नायक के द्वारा जारी किए जाते थे। इसका ये काम प्रमुख होता था। उसके अलावा जो कर्मांतिक है, कर्मांतिक हमने देखा कि व्यापार भी उन्नत अवस्था में हमें देखने मिलता है मौर्य काल के दौरान। तो व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए और व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक कर्मांतक नाम के जो ऑफिसर्स की बात की जाए, पदाधिकारी की, मंत्री कह दो चाहे तीर्थ की नियुक्ति जो हमें मौर्य काल में देखने को मिलती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता था, उद्योग धंधों और कारखानों का जो संचालन करना, उनके संचालन से संबंधित व्यवस्थाएं करना और समय समय पर उनका क्या करना, निरीक्षण करना। ये निरीक्षक का एज तुम देखो, ये ऑब्जर्व करना मतलब निरीक्षण करना, ये इसका कार्य होता था कि कारखानों में किस तरीके से जो प्रोडक्शन उत्पादन हो रहा है, नहीं हो रहा है, व्यापारिक गतिविधियों का सही तरीके से संचालन हो रहा नहीं हो रहा, ये काम इसका होता था। एज ए सुपरवाइजर होता था, ये जो निरीक्षण इनका करता था। अब मंत्रिपरिषदाध्यक्ष, ये जो मंत्रिपरिषद हमने संस्था की बात की ना, जो मंत्रिपरिषद संस्था होती है, इसका प्रमुख अध्यक्ष ये होता है। मंत्रिपरिषद की जो बात की जाए कार्रवाइयों का संचालन करना, ये इसकी प्रमुख जिम्मेदारियां होती है बात की जाए तो। और जो विशेषकालीन परिस्थितियों में जो 17 आहुजन मंत्रिपरिषद का ये काम इसका प्रमुख होता है। उसके अलावा अगला अधिकारी है जो दंडपाल है। अब दंडपाल ये पुलिस मंत्री होता था। बात की जाए तो पुलिस व्यवस्था जो राज्य के अंदरूनी व्यवस्था की अगर बात की जाए, ये जिम्मेदार लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इसके हाथों में रहती थी। और इसका एक कार्य भी हमें देखने को मिलता है जिसके तहत ये सेना की सामग्री जुटाने वाला भी होता था। सेना को जो आवश्यक सामग्री होती है ये इसके द्वारा जुटा कर दी जाती थी। और बात की जाए अंतपाल, अंतपाल बोले तो ये जो सीमावर्ती यानी जो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं पे जो राज्य की सुरक्षा हेतु जो दुर्ग होते थे, उन दुर्गों की रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती थी, अंतपाल की होती। यानी कि जो बॉर्डर के नज़दीक जो बात की जाए, पड़ोसी राज्यों के बॉर्डर सीमाओं के नज़दीक जो भी होते थे जो दुर्ग, उन दुर्गों की रक्षा अंतपाल के द्वारा की जाती थी। उन दुर्गों पर इसे नियुक्त किया जाता था। दूसरा है दुर्गपाल।
दुर्गपाल जो देश के भीतर जितने भी दुर्ग और किले हैं इनका प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट इसको दिया जाता था। उन किलों की जो सार संभाल है और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी, दुर्गपाल की होती थी। जैसे होम मिनिस्टर का दर्जा दे सकते हो आप, यानी कि गृह रक्षा मंत्री जो इसकी जिम्मेदारी होती थी बात की जाए तो। उसके अलावा अगला अधिकारी जो नागरिक होता है, ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता है। नगर के शासन संचालन से संबंधित जिम्मेदारियां इसकी वर्तमान समय में तुम देखते हो ना, जो ऐसे एक तो चुने हुए अधिकारी चेयरमैन वगैरह ये होते हैं ना, इसी तरीके से ये कार्य करता था। नगर का जो प्रमुख अधिकारी नगर से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनको देखना, ये इसकी जिम्मेदारी होती थी। और उसके अलावा अगला अधिकारी जिसकी बात की जाए प्रशासता है जो, ये प्रशासता का काम क्या होता था, प्रशासता का काम वाकई में बड़ा दिलचस्प काम होता था। प्रशासता का यानी कि जो राजा के जितने भी मौखिक आदेश है, राजकीय आदेश है जो जारी किए, ऑर्डर जारी किए जाते हैं, उनको लिपिबद्ध करना यानी लिखित रूप से लिपिबद्ध करना। तुम देखते हो पेन कलम और लिए हुए जो कलम लिए हुए बैठे रहते थे राज दरबार में, वही अधिकारी ये होता है कि राजा के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं उनको लिपिबद्ध करना और उनको ऑन रिकॉर्ड रखना, यानी कि रिकॉर्ड के रूप में एकत्रित करने का कार्य इस प्रशासता का होता था। ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं भली भांति कि मौर्य काल के दौरान जो दंडपाल का क्या कार्य था, दंडपाल किसे कहा जाता था, पुलिस मंत्री को, और इसका कार्य सेना सामग्री जुटाने का था। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दुर्गपाल का क्या काम था, देश के भीतर दुर्गों का प्रबंधक जो होता था, प्रबंधन करना या रक्षा करना, ये काम इसके होते थे। अब ये प्रशासता का क्या कार्य था, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना। तो ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। आप इसे जो रुचि लेकर पढ़ें और ताकि निकट भविष्य में भी आपके जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में कंपटीशन एग्जाम वगैरह उनमें आपके काम आए। उसके अलावा हम बात करते हैं अगला अधिकारी होता है दोवारिक। दोवारिक का क्या कार्य होता है, राजद्वार का प्रधान रक्षक होता है, यानी कि जो राजमहल है जहाँ पर राजा का निवास होता था वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी जाती थी, दोवारिक को दी जाती थी। उसके अलावा अगला कौन सा है, अंतर्वर्षिक की जो जिम्मेदारी होती, राजा की प्रमुख सेना होती, जो अंगरक्षक बोले तो तुम इसे कह सकते हो बॉडीगार्ड, जो सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए जो बॉडीगार्ड सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ये मुख्यतः वही होते थे जो राजा के अंगरक्षक होते थे। राजा की जो बात की जाए सुरक्षा की जिम्मेदारी हर वक्त इनके ऊपर रहती थी। उस अंगरक्षक बॉडीगार्डों का ये प्रमुख होता था, इसे अंतर्वर्षिक कहा जाता था। उसके अलावा जो एक अधिकारी का उल्लेख हमें मिलता है आठवीं अधिकारी की जिम्मेदारी अगर बात की जाए मंत्री की, तो ये जो फॉरेस्ट से संबंधित यानी वनों से संबंधित जिम्मेदारी इसके अधीन होती थी, जो चाहे जंगल वगैरह है और है जो वन विभाग है, जो वनों से होने वाले जो उपज वगैरह है उनकी संपूर्ण की देखरेख की जिम्मेदारी इसके पास होती थी। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन में सहयोगी रहे मंत्रियों के बारे में उल्लेख किया। इनका उल्लेख हमें अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक में मिलता है, जिसमें जो 18 इसको आप उच्च श्रेणी के मंत्री भी कह सकते हो, पदाधिकारी जो हाई ऑफिसर्स है, ऑफिसर्स इसको आप कह सकते हो, मंत्री आप इसको कह सकते हो, तीर्थ भी इसे कह सकते हो, अमात्य भी कहा जाता था। मौर्य काल के दौरान जो अमात्य जो मंत्रियों को कहता, इनका जिक्र मिलता है और इनके द्वारा जो इनके अलग अलग कार्यों का विभाजन हमें देखने को, डिपार्टमेंट सौंपे गए थे, अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत इन 16-18 मंत्रियों का उल्लेख हमें जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। और इन्हीं में से जो क्या मंत्री परिषद के सदस्यों और मंत्रिण के सदस्यों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी। इनका जो ये संपूर्ण है जो राजा को शासन संचालन में क्या करते थे, सहायता करते थे, जिसके तहत हमने अध्ययन किया। ये आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसको विशेषता आप ध्यान रखें, जिसमें मंत्री व मंत्री पुरोहित है, समाहर्ता है, सन्निधाता है, सेनापति, युवराज, प्रदेष्टा, व्यवहारिक है, और उसके अलावा नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषदाध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, नागरक, प्रशासता, दोवारिक, अंतर्वर्षिक और आठविक, ये 18 जो अधिकारियों के नामों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है,
जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है। और ये जो राजा को जो बात की जाए प्रशासन के संचालन में सहायता करते थे। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और आगे की क्लास में हम जो और अध्यक्षों का उल्लेख हमें मिलता है बात की जाए कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में, और उन अलग यानी इनसे जो निम्न श्रेणी के जो अधिकारी होते हैं उनका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।